लखनऊ में अपने घर में खाट पर सो रहे दलित युवक की बम धमाके में मौत हो जाती है। फर्रुखाबाद में एक दलित व्यक्ति की कथित तौर पर पुलिस वालों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। हापुड़ में सरकारी स्कूल के दलित बच्चों के कपड़े उतरवाकर दूसरे बच्चों को पहनाए जाते हैं। मुजफ्फरनगर में प्रधान जी दलित युवक पर चप्पल बरसा रहे हैं। भदोही में दलित बच्ची को यूनिफॉर्म न पहनने पर पूर्व प्रधान द्वारा थप्पड़ मारकर भगा दिया जाता है। इन सब कहानियों को सिर्फ एक कड़ी जोड़ती है, इसमें पीड़ित दलित हैं। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो 2018 से लेकर 2020 तक पूरे देश में दलित उत्पीड़न और अत्याचार के 1,39,045 मामले आए, जिनमें सबसे ज्यादा 36,467 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। सैकड़ों वर्षों से उत्पीड़न का शिकार हो रहे दलितों की स्थिति यूपी में अब पहले से भी बदतर है। क्या इसका एक कारण यह है कि इनके हक के लिए लड़ने वाली एक दमदार राजनीतिक आवाज अब शांत सी हो गई है? जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की। कभी उत्तर प्रदेश के सत्ता की बागडोर संभालने वाली मायावती का प्रभुत्व अब धीरे धीरे सिमट रहा है। इनके पार्टी के खत्म होते राजनीतिक अस्तित्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीएसपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की। आरोप यह भी लगा कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत देखी जा रही थी, उन सीटों पर बीजेपी को जिताने के लिए या उनका पलड़ा भारी करने के लिए मायावती ने मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इन सब राजनीतिक दांवपेच के बीच एक बात अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि मायावती और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जगह पाने के लिए वापस क्या प्रयास कर रही है। आइए सुनते हैं मायावती के राजनीतिक अस्तित्व पर मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर और दलित चिंतक सतीश प्रकाश का क्या कहना है। दलितों का आज भी पहली पसंद बहुजन समाज पार्टी ही है। पहली और आखिरी पसंद बहुजन समाज पार्टी है। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अगर 50% मुस्लिम आबादी भी अगर वोट देती थी बहुजन समाज पार्टी को, तो निश्चित रूप से आज सत्ता में बीजेपी नहीं होती। तो मेरा सवाल सर यही है कि कहीं ना कहीं देखिए, बीमारी कुछ और है, हल कुछ और निकालना चाह रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आज भी बहुत हो सकता खामियां सब में है और खामियां दूर करनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक रूप से कमजोर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खामियां होंगी। बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी बहुत सारी खामियां होंगी, उनको उन खामियों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मैं चर्चा से नहीं भागता भैया, उनकी चर्चाओं मतलब जो खामियों के ऊपर अगर चर्चा होती है तो मैं उससे नहीं भागने को तैयार हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो दलितों का पॉलिटिकल बिहेवियर है, आजाद भारत में दलितों का पॉलिटिकल बिहेवियर जान करके ही आप भविष्य के जो दलित आंदोलन होगा या दलितों का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होगा उसको आप जान सकते हैं। आजाद भारत में बाबा साहब के बाद में कहीं ना कहीं 70 के दशक तक 20 साल तक दलितों ने पिट पिट करके वोट कांग्रेस को दिया। लेकिन जब जगजीवन राम जी के रूप में उनको प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गद्दारी की और दलितों को लगा कि ये पॉलिटिकल छलावा है, वहां से वो हटते हैं। उसके बाद वो पासवान जी के पास जाते हैं, पासवान जी के पास जाते हैं, तो उसके बाद आप काशीराम जी के पास जाते हैं। लेकिन इससे पहले जगजीवन राम, पासवान जी और काशीराम जी तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दलितों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये गड़बड़ी हुई कि दलितों की जो लीडरशिप है, जगजीवन राम जी ने भी उसको कहीं बाहर ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं की। वो जगजीवन राम जी, उनके परिवार के लोग, कहीं ना कहीं आपका रामविलास पासवान जी, उनके परिवार के लोग, काशीराम जी के पास परिवार नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बाहर ट्रांसफर की। अब मायावती जी की भी ये जिम्मेदारी है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मायावती जी को ये लगता है कि उनको ये लीडरशिप उनके परिवार पे जानी चाहिए, हालांकि अभी ऐसा कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी की एक बड़ी गलती होगी और दलित पॉलिटिक्स की ये भयानक गलती होगी। दलितों के अंदर विरासत की पॉलिटिक्स नहीं है। वो बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के खुद के जो उनका जो खुद का रुख है, उनके परिवार के लोग हैं, प्रकाश राव अंबेडकर, उनको दलित ऐसे ही वोट नहीं देता। उनको बताता है कि अगर हमको हमारा वोट चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मायावती के घटते कद के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में जन्म हुआ चंद्रशेखर का, जिन्होंने दलित राजनीति के बल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी नाम कमाया। दलित उत्पीड़न और उनके साथ हो रहे अत्याचार के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष करने की उम्मीद जो लोग मायावती से लगाए हुए थे,
उसमें चंद्रशेखर धीरे धीरे एक नई उम्मीद बनकर उभरते हुए दिख रहे हैं। मायावती के बदलते हुए तेवर और उनके कैडर के गिरते आत्मविश्वास के बीच चंद्रशेखर ने दलित अत्याचार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। हालांकि विपक्ष जानता है कि राजनीति का ककहरा सीख रहे चंद्रशेखर उनके लिए अभी बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रशेखर अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अभी तक दलित कहीं लौटा नहीं है, नहीं लौट रहा वो बिल्कुल भी, ठीक है ना। जहां भी उसको अपना सेक्शन, अपना लीडर दिखाई दे रहा है, वो उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है ना जी। तो ये तो आप मान लीजिए, और लीडर तो उसका पैदा होगा, उसमें कोई जरा ही नहीं है ना। चंद्रशेखर नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। चंद्रशेखर नहीं होंगे, क्यों आपको ऐसा नहीं होगा? चंद्रशेखर नहीं होगा। चंद्रशेखर इसलिए नहीं होगा कि देखिए, सोसाइटी ने उसको एक मौका दिया, ठीक है ना, और उसने वो मौका गंवा दिया। अगर वो दल ना बना करके सामाजिक रूप से लोगों के बीच में जाता तो वो आज ही वो ही लीडर होता। लेकिन सोसाइटी आपको बार बार मौके नहीं देती। सोसाइटी बहुत मतलब एक जो है ना, एक चूंकि भावनात्मक ग्रुप है ना ये दलित, या तो स्वीकार करेगा नहीं, ठीक है ना, और करेगा तो भी छोड़ेगा नहीं। यूपी में दलितों पर बढ़ते अत्याचार और दलित राजनीति का बंटाधार, इसकी एक वजह यह है कि दलितों के हित की बात करने वाली पार्टियां कब अपना हित साधने लग गईं, पता ही नहीं चला। कुर्सी पर पकड़ बनाए रखने के लिए वो अपनी कोर राजनीति से हटी और जिस आधार पर पार्टी खड़ी थी उसी को कमजोर कर दिया। इस बीच दलित वोट उधर खिसकता चला गया जिधर दलितों पर जुल्म ढाने वाले लोगों की भीड़ है। उन पार्टियों के चुनावी मंचों से दलितों को बराबरी का हक दिलाने की तो बातें हुई, लेकिन ग्राउंड पर उनके काडर की मानसिकता नहीं बदली। जाहिर है यूपी में दलित राजनीति में बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है और दलितों को इंतजार है कि फिर कोई मसीहा उनके लिए आए।